Sir, I welcome you all. I welcome you to CAPVC Mentor. एंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके ऑल इंडिया रैंक 10th जो है आपने इस बार सक्सीड करी है। तो थैंक यू सो सर, मच। जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सर ईगरली वेटिंग है कि भाई ऑल इंडिया रैंक 10 से जो है इंटरव्यू होने वाला है, तो आप उनको मोटिवेट करोगे, जो अपने टिप्स हैं वो उनको सुनने के लिए मिलेंगे। तो देखो, अभी एक महीना लगभग हमारे पास में है, तो काफी ज्यादा जो है उन लोगों को हेल्प मिलेगी इस छोटे से इंटरेक्शन से। तो आई वेलकम यू टू दिस चिट चैट सर। थैंक यू सो मच संदीप सर। तो मेरा जो प्रिपरेशन रहा है, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था इसमें, सीएपीएफ में। शुरू के दो अटेम्प्ट 2020 2021 मैंने, क्योंकि सीएससी की तैयारी कर रहा था साथ में सिविल सर्विसेज एग्जाम की, तो वो अटेम्प्ट्स ऐसे ही लेते गया कि जून में एग्जाम होता है ये, और फिर रेसिड्यूअरी टाइप में कि दे देता जाके आधे मन से। तो डायरेक्टेड नहीं था तैयारी। 2022 वाला अटेम्प्ट मेरा डायरेक्टेड था, जिसमें मैंने हाँ, लास्ट के 1 मंथ बचे थे तो मैं सीएससी की प्रिपरेशन कर चुका था, और ठीक स्कोर भी था, बट किसी कारण से नहीं निकला था उस साल भी प्रीलिम्स मेरा। तो मैंने उस फिर वहाँ पे टेस्ट सीरीज ली थी सीएपीएफ एसी मेंटर्स की, प्रीलिम्स भी और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की भी और रिटर्न की भी। तो इवेलुएशन का देखना था मुझे कि बाकी लोग कैसे लिख रहे हैं एग्जाम और मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें से। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इम्प्रूव किया था। तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में था। प्रिपरेशन जहाँ तक पेपर वन की थी, तो वो मेरी पूरी की पूरी बेस्ड थी सीएससी के प्रिपरेशन पे। सीएससी का जो जो पूछा जाता है वही, और उसको ट्विक करने के लिए जो एक्स्ट्रा पूछा जाता है, जैसे करंट अफेयर्स का लेवल अलग है, तो करंट अफेयर्स का लेवल अलग होने की वजह से मैं माइन्यूट करंट अफेयर्स देखता था। जैसे कि जैसे हो गया कि फैक्चुअल करंट अफेयर्स बहुत पूछा जा रहा है, तो यूट्यूब वीडियो से देख लिया या फिर किसी कंपाइलेशन से देख लिया। सी इनफैक्ट 2022 में एसी मेंटर्स का एक कंपाइलेशन निकलता है, मंथली कंपाइलेशन, उसको भी मैं देखता था। उसको देख लेता था। हाँ, और उससे नोट्स भी बनाए थे मैंने। तो ये था मेरा अप्रोच सी करंट अफेयर्स का। बाकी पेपर टू में मैंने काफी चेंजेस किए थे। लास्ट ईयर मेरा स्कोर पेपर टू में, अभी तो मार्कशीट नहीं आई है, लास्ट ईयर मेरा स्कोर पेपर टू में 114 था, 114 था। उसकी मैंने डिटेल्ड स्ट्रेटेजी डाल दी है लिख के आज। तो उसमें मैंने काफी कुछ किया था जो कि सब बाकी लोग शायद वैसा ना करते हो। और एक टारगेट था कि हाउ टू इम्प्रेस द एग्जामिनर फॉर पेपर टू, कुछ अलग करना है हमें जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो वो अप्रोच था मेरा। तो खूब सारा डेटा, फैक्ट, न्यूज, जहाँ पे जो सब्सटेंशिएट हो सकता है, हर तीसरे लाइन पे मेरा ऐसा टारगेट रहता था कि मैं उसको सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करूंगा। और ये हो गया पेपर टू का। जैसे तो तो सर, अभी देखो आपके ऑल इंडिया रैंक 10th जो है आपने इस बार ली है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके ऑल इंडिया रैंक 10 आए, या फिर क्या है ना, कई एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि बस इस बार हो जाए, ऐसा सोचते हैं कि बस हाँ, सिलेक्शन हो जाए कैसे ना कैसे। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ। बोलते हैं कि यूपीएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन एक टाइम के बाद आपको लग जाता है, स्पेशली सीएपीएफ जैसे एग्जाम में जहाँ पे मार्क्स काउंट हो रहे हैं प्रीलिम्स के। तो काउंट हो रहा है, सीएससी मेंस की तरह नहीं है कि क्या मिलेगा हमें जीएस 1 2 3 4 5 और ऑप्शनल में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वी नेवर नो कि कैसी चेकिंग हो रही है। लेकिन इसमें पता चल जाता है कि हमारा पेपर वन में कितना है, तो हमारा रैंक क्या हो सकता है, या फिर परफॉर्मेंस होगा भी कि नहीं सिलेक्शन। तो पिछले अटेम्प्ट में 2022 में जब मेरा हो गया था 252 था, तो उसमें उस अटेम्प्ट में फिजिकल बाउट था। तो उसमें टोटल स्कोर मेरा 252 था, 137 पेपर वन में और 114 पेपर टू में। तो उसकी वजह से मेरा स्कोर ठीक ठाक था। मैं इंटरव्यू देता तो शायद हो जाता और फिजिकल निकाल लेता, तो रैंक लिस्ट में नाम होता, सर्विस शायद उतनी प्रेफरेबल ना मिल पाती। तो उस समय मैं प्रेडिक्ट कर लिया था मैंने कि यार 20 नंबर, 30 नंबर अगर और बढ़ा दूं मैं पेपर वन में, और पेपर टू को उतना ही रहने दूं, क्योंकि बाकियों के पेपर टू के मार्क्स देखे थे लिस्ट में, रिकमेंडेड और नॉन रिकमेंडेड लोगों के, तो एवरेज 80 78 इस तरह से था। तो मुझे समझ आ गया था कि थोड़ा सा इसमें करना होगा पेपर वन में। तो मैंने उसको कर लिया था। और हाँ, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने दोस्तों से भी बोला था कि मेरी रैंक देख लेना 1 to 50 के बीच में रहेगी। और वो 1 to 50 में, वो 1 to 10 में आ गई वो। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका तरीका ये है कि अपन तैयारी पेपर वन की अच्छी कर ले, पेपर टू इतना अच्छा कर दें कि एग्जामिनर को, हमारा ये होना चाहिए मोटिव कि एग्जामिनर को मार्क्स करने काटने का स्कोप ना दिखे आंसर्स में। इस जी जी। वो तो क्या है ये ना सर, वो ये थोड़ा सा कंटेंट जो है पेपर 2 के अंदर, एक तो वो बच्चों को रिटेन नहीं हो पाता। हाँ। दूसरा,
टॉपिक की ही समझ नहीं होती है। मुझे तो जहां तक लगता है ये होता है कि जो डिमांड है ना टॉपिक की, वो ही जो एस्पिरेंट्स जो है वो समझ नहीं पाते कई बार। तो थोड़ा सा मैं पेपर टू के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। तो हम्म। आप थोड़ा एस्पिरेंट्स को ये बताओ कि डिमांड जो है ना उसको एड्रेस करना, और उसके अंदर फिर आप जो अपन जो एक्स्ट्रा एडिशन जो फर्दर मटेरियल्स डालते हैं जैसे कि कोट्स हाँ वगैरह डाल, उसको भी अगर हम लोग क्लब कर दें तो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ, तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, दो दो टाइप के ऐसे पूछता है यूपीएससी सीएपीएफ में, या फिर इस तरह का। देखिए, ये जो सीएपीएफ का अपना पेपर टू है, इसके मार्क्स तो काउंट होते हैं। और भी एग्जाम्स में ये वाला पेपर होता है, आईएफएस में होता है। आईएफएस में भी काउंट होते हैं इसके मार्क्स, इंग्लिश जनरल कॉम्प्रिहेंशन के। और जीएसआई में भी होता था पहले, ईएससी में भी होता था। वो मैंने स्ट्रेटेजी डाल रखी है उसमें, कहाँ कहाँ पे होता था। तो क्या है ना कि इसमें दो टाइप के एसेज मैंने देखे कि दो टाइप के पूछता है। एक होता है जो छोटा सा टॉपिक दे देगा, फॉर एग्जांपल के लिए बोल दूं, डिफॉरेस्टेशन, करंट सिनेरियो, इतना सा टॉपिक दे दिया। अब इसमें हमें खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने हैं टू टू डिकंस्ट्रक्ट दिस टॉपिक, विच बिकम्स रियली टफ फॉर अस मे बी, है ना। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो डायरेक्ट एड्रेस कर रहे होते हैं, कोई डिमांड सोचना ही नहीं है उसमें, वो डिमांड फुलफिल हो रही है, सोचना ही नहीं है, वो क्वेश्चन में ही दी हुई है। कि जैसे कि बोलते हैं रोल ऑफ वीमेन इन करंट डेवलपिंग इंडिया, इशूज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ऐसे बोल दिया। तो हमें तो इश्यूज लिखने हैं, मे बी चैलेंजेस लिखने हैं, क्या है लीगल और सोशल चैलेंजेस क्या है वुमेन के लिए, और अपॉर्चुनिटीज लिखनी है, फर्दर क्या है, वे फॉरवर्ड लिख के खत्म कर देना है, क्योंकि वो दिया हुआ है। तो इसमें ना तो हमें हेडिंग बनानी है, ना तो हमें ये बनाना है, क्योंकि सब दिया हुआ है, हेडिंग भी दी हुई है। और दूसरा जो पहला टाइप का ऐसे मैंने बताया, उसमें हमें काम करना पड़ता है, डिमांड एड्रेस करनी है। तो हमारा उसमें डेटा हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड क्या सिनेरियो है अभी, क्यों हो रहा है डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें एक 5W+H वाली जो स्ट्रेटजी है, वाई वेयर व्हाट एंड हाउ करके जो स्ट्रेटजी है वो काम करती है। पहले तो ये मैं यूज करता था, जो छोटे एसेज हैं, डिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता जिनको यूजुअली, तो उनको। और एक होता है, एक दो स्ट्रेटजी होता है, शॉर्ट एनालिसिस है, SWOT, एस एस मत फॉर, ये मैनेजमेंट में यूज करते हैं हम लोग, मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो एस हो गया स्ट्रेंथ, W हो गया वीकनेसेस, O हो गया अपॉर्चुनिटीज, और T थ्रेट या चैलेंज। तो उस हिसाब से लिख देते हैं, फिर इसके शॉर्ट लिख दिया। तो ये हो गया एड्रेस। डिमांड एड्रेस करने का एक तरीका जो मैंने खोजा था वो ये था कि एग्जामिनर के पास बहुत कम टाइम है, चेक कर, हम 15 मिनट में लिख रहे हैं क्वेश्चन को, उसके पास में भी 5 मिनट भी नहीं है, वो 2 मिनट में ही चेक कर देगा कॉपी, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, कुछ सेकंड्स में लगते हैं कि हमें चूज करने में। तो डिमांड एड्रेस करने के लिए हमारा काम होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिवली लिखें ऐसे को। ये ऐसे ऐसे नहीं है एक्चुअल में, मैं ये सोचता था ये 20 मार्कर क्वेश्चन है, जो मे भी ऑप्शनल जिन्होंने मेंस लिखा है सीएससी का तो वो समझ पाएगा कि वो 20 मार्कर क्वेश्चन होते हैं 4 पेज के, उनको भी हमें ऐसे ही लिखना होता है डिमांड एड्रेस करने के लिए। तो मेरा काम क्या रहता था, तो इससे ये कुछ बीच का हाइब्रिड मॉडल है। तो हमें इसमें ऐसे का भी कंटेंट लाना है, और वो ऑब्जेक्टिवनेस भी लानी है कि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। तो वो जो ऑब्जेक्टिवनेस है वो कैसे लाएंगे, तो हेडिंग लिख देंगे, इंट्रोडक्शन दे दिया, थीसिस स्टेटमेंट दे दिया, स्कोप ऑफ द एसे लिख दिया, दिस एसे इज गोइंग टू डिस्कस सो एंड सो थिंग्स, एंड देन वी विल प्रोसीड टू बॉडी ऑफ द एसे। बॉडी में हम इशूज जो डिस्कस करेंगे उसको मैं पॉइंट्स में लिखता था। पॉइंट्स में लिखने का ये मतलब नहीं हुआ कि हम इनोमरेट करेंगे पॉइंट्स को 1 2 3 4 या बुलेट डालेंगे, नहीं। मेरा तरीका होगा कि फर्स्टली सो एंड सो, सेकेंडली सो एंड सो, थर्डली ये सो एंड सो, और 1 कॉमा दिस, 2 कॉमा दिस। तो इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल आप पढ़ेंगे द हिंदू में, एडिटोरियल्स में, तो वो ऐसे लिखे होते हैं और दे लुक वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। तो ये एक तरीका होता था मेरा डिमांड एड्रेस करने का। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 114 नंबर लाने का सीक्रेट यही है। हाँ, 114 नंबर लाने का। ऐसे में देखिए सर, ऐसे में मार्क्स मिल जाते हैं, जो कोई भी एग्जामिनर होगा जो ऐसे जिसने लिखा होगा ठीक से, तो 50% मार्क्स देना है उसको। तो वो क्या करेगा, या तो 45% मार्क्स देगा, 40% देगा, 50% देगा, या 55% देगा। कभी कभी 60% मिल जाते हैं। अगर 20 मार्कर है तो हो सकता है 12 नंबर मिल जाए, 15 नंबर मिल जाए, अच्छे ऐसे में 15 नंबर मिल सकते हैं। तो वो लाना, वो कैसे आएगा, हमें कुछ अलग तो करना पड़ेगा। हो सकता है हमें बॉक्सन करना पड़े, अंडरलाइन करना पड़े, और ऑब्जेक्टिवली लिखना पड़े सब चीजों को। तो ये करना होगा हमें। हम्म। और सर जो पेपर टू का जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे कि जी। अपना कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी हो गया, ग्रामर हो हाँ। गया, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेशली कुछ। हाँ, एक एक करके करते हैं इनको। कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन का भी मेरा तरीका एकदम अलग था बाकियों से। कॉम्प्रिहेंशन का स्ट्रेटेजी भी मैंने बोला है ऐसे कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए हमें
यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन के पेपर में लूपहोल है, क्वेश्चन में लूपहोल है ये, कि वर्ड लिमिट नहीं दी हुई है, और वो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा पेज देते हैं। ये बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट देखेंगे और वो देखेंगे तो वो लोग छोटा सा स्पेस दे देते हैं, उतने में लिखना होता है, तो वो आदत बन जाती है लोगों की कि छोटा सा ही आंसर लिखना है। तो वो वहां से हमें हटके करना है, क्या करना है हमें, तो एक तो पेज भरना है वो वाला पूरा का पूरा, क्योंकि वर्ड लिमिट दी नहीं है, एंड व्हेन देयर आर नो रूल्स यू आर बाउंड टू फॉलो नो रूल्स, तो अपने मन से कर सकते हैं हम वो काम, तो कितना भी वर्ड लिख सकते हैं उस स्पेस में। तो लिखा, यही मेरा ये एक टारगेट होता था। और लिखने का तरीका ये होता था कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन ऐसे में, तो सॉरी कॉम्प्रिहेंशन में। तो कॉम्प्रिहेंशन को मैं किसी भी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, 4 मार्कर का कॉम्प्रिहेंशन होता था, कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन होता था 4x5 20 मार्कर टोटल। तो 4 मार्कर का होगा तो एक इंट्रो दूंगा एज पर द ऑथर, ऑफ द गिवन पैसेज, सो एंड सो थिंग्स, एंड देन आई विल गो टू पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। ये 4 चीजें आ जाएंगी वहां पे। इन चार चीजों को मैं लिखूंगा, फिर मैं एक कंक्लूजन दूंगा। अब इसमें से बहुत लोगों का डाउट होता है कि क्या करें जब हमें छोटा सा ही आंसर मिल रहा है उसका, उसको कैसे लिखें। ये जरूरी नहीं है, लास्ट ईयर भी, उसके पहले साल भी कॉम्प्रिहेंशन आया था जो, उसमें आंसर बहुत जगह से मिल रहा था। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे ना आप, तो उसमें दिखेगा कि यार ये तो अपना एक ये हो गया, मेन आइडिया हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया जो डिमांड को एड्रेस कर रहा है उस कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन की। लेकिन सब्सटेंशिएट करने के लिए हमें और पॉइंट मिल रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट पैराग्राफ से ही मिल रहा हो जिसमें उसका उसका पूरा यथार्थ निहित है या फिर उसका पूरा कोर आइडिया लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन उसका और भी चीजें बाकी पैसेजेस से, बाकी पैराग्राफ से भी मिल रही होंगी। इवन लास्ट पैराग्राफ से मैंने चीजें उठाई हैं। तो ये करना है हमें कि हमें अक्रॉस द पैराग्राफ्स आंसर लिखना है और 4 पॉइंटर्स बनाने हैं किसी तरह से। ये मेरा टारगेट रहता था। दूसरा चीज है कि क्या पॉइंटर्स रिपीट होंगे तो चलेगा क्या, मतलब क्वेश्चन 1 में हमने लिखा है कुछ पॉइंटर्स और वही पॉइंटर्स हमें क्वेश्चन 2 में लिखने पड़ रहे हैं। दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट लिख दो उसी की तरह से, बट अपने वर्ड्स में लिख रहा है ना, तो वर्डिंग चेंज हो जाएगी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वो अलग तरीके का स्टेटमेंट दिखेगा, तो वो चल जाएगा। और दूसरा बात ये है इसमें ध्यान रखने वाली कि हर एक आंसर इंडिपेंडेंटली चेक होता है। पिछले वाले क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि पेज बदल जाता है, वो एक पेज में एक ही आंसर दिया हुआ है। साइकी नहीं काम करेगी प्रोफेसर की जो चेक कर रहा है कॉपी, कि वो पहले भी लिख चुका है, पिछले पेज में भी लिख चुका है यही बातें, और इस पेज में भी लिख रहा है, तो ये, और वो इंडिपेंडेंट चेक होगा उसका। हाँ, तो ये मैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए करता था। प्रेसी में आ जाते हैं। प्रेसी का क्या था कि प्रेसी की तो स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी है, उसमें तो 1/3 करना है। वो मैंने एक्चुअल में एसी मेंटर से या कहीं से तो सीखा था, यूट्यूब से सीखा था, बहुत जगह प्रेसीज देखे, बहुत एसएससी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो मैंने देखा था वो। तो प्रेसी में 1/3 करना है हर एक पैराग्राफ को जब 1/3 कर दिया तो पूरा का पूरा प्रेसी 1/3 हो गया। और रफ कर लेता था मैं पीछे। तो लास्ट ईयर मुझे अभी भी याद है कि 415 वर्ड्स का प्रेसी था, और मैंने उसको एग्जैक्टली 1/3 151 में खत्म किया था। तो एग्जैक्टली उतने ही वर्ड्स में जितने वर्ड का पूछा था उन्होंने, 1/3 करना था, उतने में ही खत्म किया एग्जैक्टली। तो ये था, और बाकी जितना दिया होता है उसको काट देता था मैं, क्रॉस कर देता था कि वहां पे कोई मिसचीफ ना हो या फिर कुछ बाद में ना लिखा जा सके, तो उसको क्रॉस कर देता था। तो ये करना है। और प्रेसी जितना से जितना हो सके ना अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना है, ये ध्यान रखना है। रिपीट नहीं होने चाहिए, वर्ड रिपीट हो सकते हैं, टर्म रिपीट हो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस नहीं रिपीट हो सकता प्रेसी में। ये प्रेसी का हो गया सर। यस। और ग्रामर का तो वही स्टैंडर्ड बुक्स जो सब लोग रेकमेंड करते हैं। किसका सर? तो प्रेस ग्रामर ग्रामर का। ग्रामर, हाँ सर, ग्रामर का तो स्टैंडर्ड बुक्स अगर रिकमेंड कर रहा है कोई, तो बुक्स मैंने तो लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर है, कुछ एग्जाम्स और पड़े थे शायद, मैंने एसएससी भी दिया है बीच में, तो उसकी वजह से मैंने नोट्स बना लिया था इनफैक्ट एक्टिव पैसिव का, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें एग्जाम, देखिए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो हमें उसके बारे में अपने आप को बड़ा नहीं, एग्जाम से बड़ा नहीं मान सकते हैं, मतलब हम एग्जाम से बड़ा नहीं मान सकते हम, और ऑर्गेनाइजेशन के सामने छोटा भी नहीं सोचना है अपने आप को। यूपीएससी एग्जाम ले रहा है तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी बहुत अपने से ऊपर रख दिया उसको, तो वो अपने आप को मेंटली ना अफेक्ट करे, लेकिन इतना है कि उसको रिस्पेक्ट देना है, ड्यू रिस्पेक्ट देना है। वो लोग पूछ रहे हैं तो अगर नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना लीजिए। बहुत हल्के में ले लेते हैं लोग कि ग्रामर ही तो है, कर लेंगे, क्या हो गया। अरे वो 1 नंबर दे रहा है आपको, 2 नंबर दे रहा है, उसमें तो हो सकता है आप रिजर्व लिस्ट में ना आ पाए, हो सकता है आप रैंक लिस्ट से बाहर हो जाए या सर्विस चेंज हो जाए आपकी। तो बहुत जरूरी है कि वो ध्यान रखें ग्रामर के लिए।
एक और टॉपिक बचा, आर्ग्यूमेंट बचा है, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट। आर्ग्यूमेंट में मैं बताना चाहूंगा कि आर्ग्यूमेंट में मेरा वही रहता था कि मैं इंट्रो दूंगा 2 या 3 लाइन का किसी भी डिबेट को लिखने के लिए, और मैं उसको डिबेट के फॉर्म में लिखता था। आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं यूज करता था, डिबेट यूज करता था वहां पे। ऑल्दो यूपीएससी आर्ग्यूमेंट यूज करता है, तो डिबेट लिखूंगा, उसमें मैं लिखूंगा, एक इंट्रो दूंगा जो कॉन्टेक्चुअल होगा उसके लिए। उसके बाद मैं दूंगा एक थीसिस स्टेटमेंट, वहां भी दूंगा, दिस डिबेट इज गोइंग टू डिस्कस आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस मोशन एंड फॉर दैट मोशन। उसको करके मैं 2 लाइन का ही रहेगा, वो फॉर्मेलिटी है बट इट लुक्स गुड, इट अपीयर्स गुड। वो रिडंडेंट लग सकता है कि ऐसे में भी यही किया, उसमें भी यही किया, बट इट लुक्स गुड और एग्जामिनर की साइकी में हिट करता है। वो आपको आपको मार्क्स कमाने में हेल्प करेगा कि इसने मेहनत तो की है, इसने एफर्ट दिया है। तो ये आर्ग्यूमेंट डालूंगा, और आर्ग्यूमेंट की हेडिंग जो होती है, फॉर द मोशन की हेडिंग और अगेंस्ट द मोशन की हेडिंग, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप एग्जामिनर थ्रू आउट रीडिंग योर आर्ग्यूमेंट वो कंफ्यूज ना हो कि ये फॉर द मोशन के पढ़ रहा है या अगेंस्ट द मोशन के पढ़ रहा है आर्ग्यूमेंट्स। तो ये ध्यान में रहे, तो कि अगर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल कोई डिबेट है कि विमेन एम्पावरमेंट इज इसेंशियल टू इंडियाज ग्रोथ। अब वो तो मतलब ये तो इसका कोई वो नहीं हो सकता है, मतलब मैं ऐसे ही एक वो ले रहा हूँ, इसका कोई एंटीथेसिस नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इट इज इसेंशियल फॉर इंडियाज ग्रोथ। लेकिन हमारा जो जाएगा, जो हमारा फॉर द मोशन जाएगा, वो ऐसे इट इंडिया विमेन एम्पावरमेंट इज इसेंशियल फॉर इंडियाज ग्रोथ। और अगेंस्ट द मोशन जो जाएगा वो होगा विमेन एम्पावरमेंट मे नॉट बी सफिशियंट कंडीशन फॉर इंडियाज ग्रोथ। ऐसे ऐसे करके मैं लिखूंगा इसको, और सफिशियंट कंडीशन को मैं हाईलाइट कर दूंगा वहां पे, या अंडरलाइन कर दूंगा वहां पे, अंडरलाइन कर दूंगा उसको, क्योंकि वो अलग कर रहा है मेरे 2 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को। तो एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है इससे। फिर 1 2 3 4 5, 5 से 7 आर्ग्यूमेंट फॉर द मोशन, 5 से 7 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द मोशन। और मैंने लास्ट ईयर भी 2022 में भी और 2023 में भी दोनों टाइम मैंने पॉइंट्स और सब पॉइंट्स यूज किए हैं। एक पॉइंट लिखूंगा फॉर द मोशन, उसके बाद वन वन पॉइंट पॉइंट नंबर 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2 पॉइंट नंबर 2, 2.1, 2.2, 2.3। ये मैंने सीएससी के टॉपर अक्षर जैन सर से सीखी थी उस समय, उन्होंने किया था। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब ऑब्जेक्टिवनेस दिखा देता है आपके आर्ग्यूमेंट्स में। तो ये काम कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में, और फिर कंक्लूड करेंगे, बैलेंसिंग नोट में कंक्लूड करेंगे। मे भी किसी का ये यूज कर सकते हैं, कोट यूज कर सकते हैं, किसी का सेइंग यूज कर सकते हैं, कुछ यूज कर सकते हैं कंक्लूड करने के लिए। थोड़ा सा अपर एज लेने के लिए हम लोग कोट वगैरह हाँ, यूज, कोट नैरेटिव यूज। भी हम लोग यूज कर ले तो हाँ, चलेगा उसमें काम। यस यस यस। तो सर अभी चलो सर, ये तो थी अपनी पेपर 2 की स्ट्रेटेजी। यस। अभी इतना लिमिटेड टाइम अभी एस्पिरेंट्स के पास में है कि भाई 1 महीने के आसपास में ही है, तो इस टाइम एक प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट फेस करते हैं कि इतना सारा मटेरियल हो चुका है, इसको पहली बात तो सम अप कैसे करें। और काफी ज्यादा ये चीजें सुनने में आती है कि सर रिवाइज करने में दिक्कत हो रही है, जो मैंने पढ़ा वो भी मैं भूलता हुआ जा रहा हूँ, और पेपर में बैठूंगा तो मुझे घबराहट हो रही है, सब कुछ भूल जाता हूँ। तो इससे कैसे बचें, क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो कई लोग ये होंगे इस जद्दोजहद में लगे होंगे, तो इससे थोड़ा सा। हाँ, ये घबराहट होना नेचुरल है, सारे टॉपर्स को भी होता है, सबको होता है, मुझे भी हुआ था, सबको होता है इनफैक्ट। और इसका रीजन ये है कि आपने मेहनत की है। ये तो आप मुझे हाँ, भी बहुत ज्यादा हुआ था। हाँ, आपने मेहनत की है इसलिए आपको घबराहट हो रही है। आप नहीं मेहनत करेंगे तो घबराहट क्यों होगी? क्यों आप लोड लेंगे किसी चीज का? आपने मेहनत की है इसलिए हो रही है, तो इसका साइन है कि आपने मेहनत की है, तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, और इट्स ओके, होता है। दूसरा चीज है, इससे बचने का तरीका क्या है? इस समय ये टाइम है जब आपको हेल्दी स्टडी करनी चाहिए। डू नॉट योरसेल्फ मेंटली टू मच इनटू निगेटिविटीज। ज्यादा निगेटिव नहीं होना है अपने बारे में कि गलत हो रहा है कुछ, नहीं, जरूरी नहीं है। मैं सीएपीएफ के जो टेस्ट सीरीज है मार्केट में, वो मतलब उनका लेवल मार्केट में बाहर में बहुत अच्छा नहीं है। मैंने मार्केट से बाहर से भी टेस्ट सीरीज खरीद के देखी थी क्योंकि मैं सोच रहा था, देख रहा था बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मेरा कंपटीशन है ना। मैं तैयार था, प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मेरा सीएससी में मार्क्स अच्छे आ रहे थे प्रीलिम्स में, तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर्ड था। लेकिन मैं देख रहा था कि मेरा कंपटीशन किससे है। तो ये एक बात ध्यान रखने लायक है कि हमें टेस्ट सीरीज पे मार्क्स कितना आ रहा है, उतना कितना आ रहा है, नहीं उतना ज्यादा नहीं। पीवाईक्यूज आप कर पा रहे हो, पीवाईक्यूज शुड बी योर स्टैंडर्ड रीजन टू बिलीव, या आपको टेस्ट करने का वो तरीका होना चाहिए पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज हो पा रहे हैं
तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है वो। तब आप अच्छा जा रहे हो और कर लोगे काम। और दूसरा चीज है कि दूसरा चीज वही है कि हमें इस समय मॉक दे सकते हैं, मॉक इस समय दे सकते हैं, और रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है। ज्यादा ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट के चक्कर में मैं इस समय नहीं पढ़ता था, पर्सनली मैं इस समय नहीं पढ़ता था। मैं ज्यादातर ध्यान देता था कि सेक्शनल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सीएससी की तैयारी करता आ रहा हूँ। तो सेक्शनल पे ज्यादा ध्यान, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए यूपीएससी पूछता है सीएपीएफ में, वो पीवाईक्यू से देख लेने एक बार। तो सारे 2009 से 2003 से यूपीएससी ने सीएपीएफ कराना शुरू किया, 2003 से। तो 2003 से लेकर 2022 तक 23 अटेम्प्ट के लिए मैंने एक बार फिर से देख लिए सेक्शनल सारे पीवाईक्यूज, और 22 में भी यही किया था मैंने। तो ये काम कर सकते हैं इस समय। जी जी। तो सर अभी अब आप एक एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सीएपीएफ एसी मेंटर ने किस तरह से आपको प्रिपरेशन में हेल्प करी, मतलब आपने कहाँ पर सीएपीएफ एसी मेंटर को एडमायर किया? एसी मेंटर्स ना, मैं सीएपीएफ का पहला जब एग्जाम दिया था तो एसी मेंटर्स वाज द गो टू सोर्स जो मिला मुझे, पॉपुलर था वही। क्योंकि और आई वुड किसी भी एग्जाम की तैयारी करूंगा तो मेरा तरीका रहता है कि मैं उस प्लेटफॉर्म के साथ जाऊं जिसमें ज्यादा लोग हैं, कॉम्पिटिटर ज्यादा हैं, एस्पिरेंट्स ज्यादा हैं। तो वो मुझे ये दे देगा कि मुझे पता चल जाएगा कि कंपटीशन किसके साथ है मेरा आखिरकार। तो इस तरीके ये तरीका था मेरा। तो मैं एसी मेंटर्स का, हाँ, जैसे मैंने बताया था कि 2022 वाले अटेम्प्ट में समर्पण मैगजीन का नाम है, शायद, हाँ, समर्पण नाम है, तो उसको मैं यूज करता था 22 वाले अटेम्प्ट में, उसको मैंने यूज किया था। उससे बहुत सारा नोट्स बनाया था इनफैक्ट। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज तो ली ही थी। टेस्ट सीरीज मैंने उसका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का और पेपर 2 का भी लिया था। मेरे आंसर भी इवेलुएट हुए थे उस समय। तो मैं उस समय उतना ठीक नहीं लिख रहा था, लेकिन मैं डिमांड समझ गया था कि यार ये एसेस को ऐसे लिखना है जैसे ये आंसर ही है। तो धीरे धीरे करके मैं लिखना सीख गया था, और 114 लास्ट ईयर अचीव कर पाया था टेस्ट सीरीज, और ये सारे एफर्ट्स की वजह से भी। हाँ। जी जी। तो मतलब इस टाइम जो है हर एक स्टूडेंट के मतलब आप अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि भाई कितना नॉलेज के ऊपर फोकस करे, कितना राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करे, तो उसी हिसाब से उसको टेस्ट सीरीज भी मतलब ज्वाइन करनी चाहिए फिर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जी यस। जी। कंपटीशन भी तो फिर वही है ना सर कि बढ़ता हुआ हाँ, ही जा रहा है, हमें उस हिसाब कंपटीशन। से प्रिपेयर करना ही यस पड़ेगा। सर। मतलब कट ऑफ भी ऊपर जा रही है और हाईएस्ट स्कोरर भी ऊपर जा रहे हैं। वो 400 था लास्ट ईयर, इस बार भी पता नहीं, देखे मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा। कट ऑफ भी ऊपर जा रही है, और ये भी जा रहा है। तो हमारा कंपटीशन जिनसे है उसके हिसाब से तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। अब तो वैसे भी सर नॉर्मल हो चुका है कि 310 320 प्लस कट ऑफ हाँ जानी। हाँ इस बार हाँ 2023 की भी इतनी ही गई है, 325 गई है, मैंने जनरल की देखी थी कल कट ऑफ हाँ, 320। 325 है। 325 मैंने प्रेडिक्ट भी किया था। मैंने ऐसे करके स्टैटिस्टिकली थोड़ा सा एनालिसिस करके प्रेडिक्ट भी किया था कि 325 जाएगी, और वो उतना गई, और कंपटीशन भी वही है। तो जी जी। अब तो 2024 में देखो सर पोस्ट भी ज्यादा है, तो क्या लगता है आपको कुछ फर्क पड़ेगा पोस्ट इससे? पोस्ट ज्यादा है तो, लेकिन अब मेरा मानना है कि ये जो प्रीलिम्स की, वो सॉरी, पेपर 1 की जो कट ऑफ है 118 है इस बार। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि लोग लोग ये नहीं समझते, और लोग सोचते हैं कि 105 चली जाएगी, 103 चली जाएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं 90s में भी जाएगी। तो इस भ्रम में ना रहें। यूपीएससी है, कल को पेपर कैसा बना देगा यू नेवर नो, पहला चीज। और दूसरा चीज है कि मैं पेपर का लेवल अगर 2022 23 21 पिछले 3 साल का लेवल ले लूं, कंबाइंड एक एवरेज ले लूं उस पेपर के लेवल को, और वैसा ही पेपर रिप्रोड्यूस कर दूं 2024 में, तो कट ऑफ ज्यादा नहीं वेरी करेगी। प्रोपोर्शनेट टू नंबर ऑफ सीट्स, मैं नहीं बोल रहा कम नहीं होगी, प्रोपोर्शनेट टू नंबर ऑफ सीट्स वो वेरी नहीं करेगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि 105 से लेके 118 के बीच में बहुत सारा क्राउड है जो वहां पे है। अब आप देखिए कि रैंक 30 के बाद कोई कल कल परसों में अगर रैंक लिस्ट आ जाएगी मार्क्स के साथ, तो उसमें जो देखेगा देखेगा कि रैंक 20 के बाद कितने सारे लोग सेम मार्क्स पे आने लगते हैं। उनका ये क्राइटेरिया मैच वो होता है, टाई टाई ब्रेकिंग रूल लगता है, और वो बहुत सारे लोग उसी उसी मार्क्स पे आने लगते हैं। मान लीजिए कि 325 कट ऑफ गई है, कोई 330 में, 315 में, इस तरह में बहुत लोग होंगे। इस तरह में बहुत लोग होंगे इस मार्क्स में। तो कट ऑफ ज्यादा नीचे गिरने का नहीं है। तो लोगों से मेरा तो जो एस्पिरेंट सीरियस हैं वो तो तैयारी अच्छे से करें। इस चक्कर में ना रहे कि 506 वैकेंसीज हैं तो बहुत ज्यादा हैं, तो वी शुड लोअर आवर गार्ड। नहीं।
कहीं ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि बस 500 वैकेंसी है तो भाई हो जाएगा, अपना सिक्का सिक्का है नहीं, उस टाइम पे। बिल्कुल नहीं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप देखिए ना कि कितने लोग, कितने अच्छे लोग थे जो फिजिकल में छट जाते हैं, कितने कितनों के अच्छे मार्क्स होते हैं और वो फिजिकल में छट जाते हैं। वो लोग क्या, अब मैं ही फिजिकल में छट गया था पिछली बार और मेरे 252 थे लास्ट ईयर। मैं एक सीट ले लेता लास्ट ईयर 2022 में इंटरव्यू देके, लेकिन मैं फिजिकल में बाहर हो गया था। तो मेरे जैसा अगर मैं कर सकता हूँ फिजिकल वापस से अच्छा अपना, तो मेरी जगह तो 10 लोग और भी कर देंगे ना इस बार। तो ध्यान रखना चाहिए इस बात पर। जी हाँ सर, बहुत बहुत यही यही चीजें थी जो स्टूडेंट्स को जो है इस टाइम समझने की जरूरत है, कि भाई जी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, अपनी प्रिपरेशन जो करी है उसी को रिवाइज अच्छे से करते रहे, उसी को रिफाइन करते रहे मतलब। जी जी। तो सर अभी देखो, आपकी तो प्रेफरेंस जो है वो आपको जरूर मिलेगी। हाँ हाँ। तो अभी है सेलिब्रेशन का मौका, तो अभी क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या प्लानिंग है, मतलब आगे और कंटिन्यू करोगे आप अपनी पढ़ाई, किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं अभी? मैं एकेडमिकली बहुत मतलब इंटरेस्टेड रहा हूँ हमेशा एकेडमिक्स में। तो मैं मास्टर्स भी किया, बीटेक भी किया और बहुत सारे एकेडमिक मेरा ये रहा है, बुक भी लिखी और ये सब भी। तो मेरा प्लान अभी है कि, और सीएससी का प्रीलिम्स भी निकल गया इस बार, तो मेंस है सितंबर में, तो सितंबर में मेंस दूंगा। उसके बाद मेरा प्लान है मैं पीएचडी ज्वाइन कर लूंगा इसके पहले, ज्वाइनिंग के पहले, ताकि वो ज्वाइनिंग के बाद शायद पार्ट टाइम होने का हो तो रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मेरा ये प्लान है। तो और सेलिब्रेशन का जहाँ तक है, तो दोस्तों के साथ दिल्ली में ही हूँ, तो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर लिया और व्हाट्सएप पे डाल दिया स्टेटस, और यही सब चल रहा है। और घर जाऊंगा किसी दिन, तो घर वाले बोल रहे हैं कि अभी अगर इसमें 10 रैंक ला सकते हो तो सीएससी में क्यों नहीं ला रहे हो। तो दैट इज वन थिंग। तो देखते हैं सीएससी का क्या होता है। तो अभी तो आपने तो प्रेफरेंस सीआईएसएफ पे डाली होगी फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट सीआईएसएफ, सेकंड एसएसबी था मेरा। यस, सीआईएसएफ। ज्यादातर प्रेफरेंस देखो स्टूडेंट्स की सीएसएफ ही रहती है, जो ये कोशिश करते हैं कि हाँ भाई सीएससी के अगर थोड़ा और टाइम मिले प्रिपरेशन का, तो वहाँ वो फोर्स है जहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं हमारा टाइम। जी जी जी। सर, आप हम यही दुआ करेंगे कि आपका सीएससी में भी हो और इसी रैंक से हो। यस यस। थैंक यू और सो सर मच। आप जो आपने बातें बताई, आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको काफी ज्यादा जो है मोटिवेशन भी मिला होगा और उनको मदद भी मिली होगी कि भाई ये क्या है डायरेक्शन जिसकी वजह से पेपर जो है क्रैक करने में आसानी हो। जी, पेपर टू में मेरा हाथ थोड़ा ये था, तो मैं पेपर टू के बारे में बहुत अच्छे से, मैं मेरा मतलब जो इम्प्लीमेंट करेगा उस तरह में, और अगर 50% भी वो काम कर लेगा तो उसके 10 नंबर 15 नंबर बढ़ जाते हैं। जी। तो 114 नंबर कम नहीं होते सर, बहुत ज्यादा है सर। मैं खुद कम एडमायर कर हाँ, हाँ, जब जी मैंने विदाउट प्रिपरेशन दिया था तब मेरे 87 मार्क्स आए थे पेपर टू में। जी। देखिए अभी थोड़ा सा अगर उसको फ्लावरी बना देंगे, लैंग्वेज अच्छा कर देंगे और डेटा डाल, मैंने उसका स्ट्रेटजी का नाम ही आज रख दिया डीएफएन, डेटा फैक्ट और न्यूज। तो क्योंकि डेटा फैक्ट और न्यूज से एनरिच रहता था। और हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेपर होता था, पेपर वन का ब्रेक मिला बाद में, तो पेपर वन के ब्रेक में मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था उस दिन का न्यूज़पेपर जल्दी जल्दी मैं इंडियन एक्सप्रेस खोल के देखा और द हिंदू खोल के देखा, इस बार भी मुझे याद है सेंटर में। और जल्दी जल्दी से एक A4 शीट निकाली, बैग में पड़ी थी, और उसमें A4 शीट में लिख लिया सारा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसी समय शायद प्राइम मिनिस्टर का यूएस का दौरा था, या कुछ था उसके पहले था शायद। तो वो चीजें मैंने लिख दी क्योंकि उनको मुझे ये करना था, तो उनको मुझे रिप्रोड्यूस करना था। तो पिछले दिन का पेपर और आज का पेपर जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन का विद, और मैं ऐसे साइट करता था कि अकॉर्डिंग टू अ न्यूज रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, डेटेड, उस दिन का डेट डालूंगा जिस दिन एग्जाम है, क्योंकि वो हिट करना चाहिए एग्जामिनर की साइकी को कि ये एग्जाम में नंबर कमाने के लिए आया है, एक नंबर एक्स्ट्रा लेने के लिए आया है बाकी से। तो वो मैं डालता था, डेट के साथ में लिखता था। पहला चीज ये था एक्स्ट्रा करने का। और दूसरा जो वैल्यू एडिशन था, वो मैं प्रीवियस, मतलब इस साल जो एग्जाम चल रहे हैं, आईएफएस का एग्जाम हो रहा है, आईएफएस का हुआ है, जैसे ईएससी का हुआ है, आई आई इंजीनियरिंग इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन है जो इकोनॉमिक सर्विसेज का हुआ है, आईएसएस का हुआ है। ये सारे एग्जाम, इन सब में जीएस इंग्लिश का पेपर होगा एक, और एक जीएस का पेपर होगा, तो इससे थीम देख लेंगे। तो उस साल 2023 में ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स श्री एस जयशंकर जी की एक कोट था। उन्होंने कुछ बोला था कि मल्टी अलाइनमेंट इज द वे फॉरवर्ड, इट इज नॉट द नॉन अलाइनमेंट बट इट इज मल्टी अलाइनमेंट। और वो एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन था आईएफएस में।
तो उस चीज को मैंने चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर वाला जो पेपर क्वेश्चन आया था एसए में, उसमें एज इट इज छाप दिया वो कि अकॉर्डिंग टू श्री एस जयशंकर ही हैज सेड सो एंड सो थिंग अबाउट मल्टी अलाइनमेंट एंड नॉन अलाइनमेंट। तो उससे मेरा वैल्यू एडिशन हो गया। यस, ये दो चीजें जो इम्पोर्टेंट थी मुझे। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स भी जो है ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करें ताकि उनका पेपर टू थोड़ा और सरल हो, क्योंकि हाँ डिफिकल्टी पेपर टू में ही आती है लिखने में ज्यादातर। हाँ एक सर। तो टाइम कंस्ट्रेंट, ऊपर से मटेरियल इतना ज्यादा सम अप करने में दिक्कत हो जाती है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें, क्या आइडिया लिखें, बहुत जी। सारी। तो आई होप कि उनको मदद मिले। और थैंक यू वेरी मच सर। और थैंक यू तो सो आपको मच। कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपके थैंक यू सो ऑर्डिनरी, और भी मतलब हमारी तरफ से आपके लिए गुड लगे, और आपका जरूर सर सीएससी में भी होगा आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।